स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बड़ी खबर है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी ये बड़ी खबर, उसकी तलाश लगातार जारी है और जैसे ही उसके कहीं होने की सूचना मिलती है, टीमें वहां पर पहुंचती हैं, लेकिन तब तक गुड्डू फरार हो जाता है। देखिए, पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो ओडिशा में है और जब टीमें ओडिशा में उसे ढूंढ रही थी तो वो गोवा में जा छिपा। अब जानकारी मिल रही है, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम गोवा में छिपा हुआ है। पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिल गई है और बिना वक्त गवाए उसे पकड़ने की कवायदें शुरू कर दी गई है। गोवा में गुड्डू मुस्लिम को सरगर्मी से तलाशा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, गैंगस्टर अनवर के साथ गुड्डू मुस्लिम है। देखिए, जैसे जैसे वो मूव करता है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे में वो स्पॉट हुआ है। कुछ तस्वीरें सामने आई जिसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि उसके कहीं भी होने की इंफॉर्मेशन पर जब कार्रवाई की जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। लगातार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। अब वो गोवा में छिपा है और यूपी एसटीएफ की टीम गोवा पहुंच चुकी है। उमेश पाल केस में शूटर साबिर फरार है। 5 लाख का इनामी है शूटर साबिर। और इधर गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की कोशिशें लगातार तेज कर दी गई हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत संभावनाएं हैं कि आज शाम तक गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार हो सकता है। और बात कर लें शाइस्ता परवीन की, तो उसकी भी तलाश में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। देखिए, 4 दिन पहले शाइस्ता प्रयागराज में थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। जांच एजेंसियों को वैसे भी लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे वो इशारा यही कर रहे हैं कि शाइस्ता प्रयागराज में है। और अब जो जानकारी मिली है वो ये कि 4 दिन पहले शाइस्ता प्रयागराज में देखी गई और यहां तक कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब तक पहुंच चुकी थी। अशरफ के ससुराल के पास शाइस्ता को देखा गया। तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए टीम पहुंची, लेकिन शाइस्ता भी बेहद चालाक है। पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गई। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। तलाक पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है। शादी आपसी सहमति से टूट सकती है। संविधान पीठ का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। आपसी सहमति से शादी तोड़ने का फैसला अब वेटिंग पीरियड की बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 142 के तहत ये बड़ा निर्णय सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जिस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश न हो तो तलाक दिया जा सकता है। इसके लिए वेटिंग पीरियड के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। बता दें, मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार का समय देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब इसकी बाध्यता नहीं होगी। के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने असीमित अधिकार जो आर्टिकल 142 के तहत उसे संविधान के मुताबिक मिलता है, उसका फिलहाल इस्तेमाल करते हुए उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने का अधिकार दिया है जिन जोड़ों में फिलहाल रिश्तों में सुधार करने की कोई गुंजाइश भविष्य में ना दिखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो तलाक के लिए अपील करता है और ऐसे में अगर उसके रिश्ते में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है तो बिना कूलिंग पीरियड के उसे तलाक देने का तुरंत अधिकार अदालत को है। हालांकि इससे पहले एक व्यवस्था थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए संबंधित कोर्ट में अपील करना पड़ता था तो जो मिनिमम समय होता था कूलिंग पीरियड का वो 6 महीने होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो बिना कूलिंग पीरियड के ही उनकी अर्जी को फिलहाल मंजूर करके तुरंत तलाक देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में उन तमाम जोड़ों के लिए एक राहत होगी जो लंबे समय से आपस में तलाक के लिए अपील करते हैं और संबंधित कोर्ट उन्हें बार बार तलाक न देने के लिए यानी कि रिश्ता जोड़ने की इजाजत देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई फैसले ऐसे उनके द्वारा फैसले दिए गए हैं जिनमें यह साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर संबंध लंबे समय तक नहीं चलते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्रूएलिटी होती है। लिहाजा
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज एक स्पष्ट फैसला देते हुए ये कहा कि बिना कूलिंग पीरियड का इंतजार किए हुए ही असीमित जो फिलहाल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 142 उसका प्रयोग करते हुए अदालत उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने की इजाजत दे सकता है। कैमरामैन रविंद्र राउत के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आनंद मोहन की रिहाई पर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिहाई का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मामले में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, मामला 1994 का है, जहां गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। इस मामले में सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई कर दी गई, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। डीएम कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई को चुनौती दी है, जिस पर 8 मई को सुनवाई होगी। कुछ नहीं। बिहार के बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मृतक आईएएस की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट उमा कृष्णैया की याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा। हालांकि आपको बता दें कि उमा कृष्णैया ने फिलहाल बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें बिहार सरकार ने समय से पहले ही आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक आदेश जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के न केवल नोटिफिकेशन को चुनौती दी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी दोषी को गंभीर मामले में अगर कोई सजा दी जाती है तो दोनों सजाओं में से एक सजा को कंटिन्यू रखना सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और बिहार सरकार का ये नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन का परीक्षण करे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। कैमरामैन रविंदर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह के भाई की कार से एक शख्स को ठोकर मारने और बोनेट पर घसीटने के मामले में चंदन सिंह ने एक्शन लिया। सांसद चंदन सिंह ने ड्राइवर को हटाने का आदेश दिया है, साथ ही पुलिस से भी उचित कार्रवाई की बात कही। बता दें, कल शाम ही चंदन सिंह दिल्ली से पटना लौट गए थे, जिसके बाद घटना हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं एक शख्स कार की बोनेट पर दिख रहा है और सांसद का ड्राइवर कार की रफ्तार को बढ़ाकर तेजी से कार भगाए जा रहा है। पीड़ित शख्स की पहचान चेतन के रूप में हुई, जो मदद के लिए बचाओ बचाओ की आवाज लगाता रहा, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। फिलहाल पुलिस कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनकी गाड़ी में थोड़ी भी क्षति हो। नाम क्या आपका? रामाचल कुमार। रामचंद्र जी, सब देखते आ रहे हैं आप आगे से इनको बोनट से नहीं सर, ये जबरदस्ती हमारे साथ किए हैं। हाँ, तो ये गाड़ी चला रहे थे, आपकी बोनट पे चलते हुए आ रहे थे आपके जबरदस्ती? नहीं सर, मैंने नहीं थे। ये जब गाड़ी ये किए तो मैंने गाड़ी रोका। हाँ। अगर आप इनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी को लगा लीजिए वहाँ, अगर थोड़ा सा भी सटा हो तो मैं दोषी हूँ। नहीं, आप इनको इतनी दूर से अपनी बोनट पे लेकर? नहीं सर, ये जबरदस्ती चढ़े। जबरदस्ती चढ़े, तो आपने रोका भी नहीं? नहीं रोका भी, कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। सर, मैं आज तक की ड्यूटी पे से आ रहा हूँ। मैम को अभी मैंने ड्रॉप करा है सेक्टर 19 में। तो जैसे ही आश्रम का फ्लाईओवर आया है, मैं नीचे से आ रहा था महारानी बाग से। इन्होंने मेरे को 2 बार टॉर्च किया, हिट किया। मैंने अपनी गाड़ी बचाई। तीसरी बार जब इन्होंने हिट किया तो इनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे राइट साइड के दरवाजे से आके एकदम चिपकी। मैंने इनको रोकने की कोशिश करी, ये नहीं रुके। मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया तो इन्होंने तब भी नहीं रोकी मेरे को। फिर ये यहाँ पे निजामुद्दीन के आगे जो नीला गुम्बद है, ये वहां तक मेरे को यहाँ पर लेके आए, जो कि मैंने इससे पीछे बत्ती है उसके ऊपर मैंने इनको सर को आवाज मारी। ये एसएचओ पुलिस खड़ी थी वहाँ पे। इनको जब मैंने आवाज मारी है तब ये यहाँ पे आके मेरे को इन्होंने रोका सर, नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ तक लेके जाते सर मेरे को। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर मुंबई के कल्याण कोलसेवाड़ी से सड़क पर खुलेआम तलवार से हमला हुआ। आपसी विवाद को लेकर 2 युवकों पर हमला किया गया। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। उसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
पुराने विवाद के चलते यह हमला हुआ। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इन 3 लोगों ने तलवार के साथ 2 युवकों पर पुराने किसी विवाद में हमला कर दिया और लगातार तलवार बरसाकर वार करने की कोशिश करते रहे। मकसद साफ था, इन्हें किसी भी तरह से घायल करना या इनकी जान ले लेना। बहरहाल पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं जो दोनों युवक हैं उनका इलाज चल रहा है, घायल हुए हैं वो। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी में इमारत हादसे में फंसे लोगों को बचाने की कवायद जारी है। 42 घंटों से एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। आज फिर एक मौत की खबर आई। इसके साथ ही अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसा शनिवार दोपहर को हुआ था। बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। जिस समय हादसा हुआ, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में 15 मजदूर काम कर रहे थे और 2 दर्जन से अधिक लोग वहां मौजूद थे। अचानक हुए हादसे में लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और सभी मलबे में दब गए। जैसे ही हादसा हुआ, अफरा तफरी मची। किसी ने फोन कर सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद बचाव टीम पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। अभी तो जिला प्रशासन ने जानकारी दिया कि अभी कोई जो रिलेटिव से पूछा गया, पब्लिक अनाउंस किया, उसमें से कोई क्लेम नहीं आया। इसलिए जिला प्रशासन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे रुका दिया जाता है कि लगातार 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन टीडीआरएफ टीम से, एनडीआरएफ टीम से, स्थानिक प्रशासन जो थी फायर ब्रिगेड, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और ये अभी जिला प्रशासन के कहने से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कोई क्लेम न होने की वजह से अभी रुका गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। C60 कमांडोज के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। देखिए, ये इन नक्सलियों पर 38 लाख का इनाम था। पुलिस ने नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। गढ़चिरौली, जो कि नक्सल प्रभावित एरिया है, संवेदनशील माना जाता है, वहां पर C60 कमांडोज और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मार गिराए गए, 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। ये तीनों इनामी नक्सली थे। इन तीनों पर 38 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस ने इन तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। दमन के हथियावल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी रावलवासिया यार्न डाइंग प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही लपटें दिखाई दी। खबर मिलते ही 15 गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू तो पाया, लेकिन करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। इस कंपनी में प्लास्टिक के धागे बनाए जा रहे थे, जिससे कंपनी की 3 मंजिला इमारत में आग फैलती चली गई। जान बचाने के लिए कर्मचारी तीसरी मंजिल से कूद गए, जिसमें 2 घायल हुए। ना 11:50 पे फायर कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया था कि रावलवासिया यार्न डाइंग प्राइवेट लिमिटेड में फायर हुआ है। इस प्रकार की सूचना मिलते ही कर्तव्य पर तैनात जो कर्मचारी थे फायर फाइटिंग व्हीकल लेके घटनास्थल पर रवाना हुए। यहाँ पर आके जब हमने हमारा जो फर्स्ट क्रू आया था उसने देखा तो शायद एक पूरा के पूरा जो बिल्डिंग था फायर में इन्वॉल्व था। जैसे ही पता चला तो कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। हनुमानगढ़ जिले के छानीबड़ी गांव के पास अनियंत्रित 2 कारें खेत में पलट गईं। कुल 5 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग घायल हुए। भिरानी पुलिस के अनुसार दोनों कारें तेज गति में थीं, मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। घायलों का हरियाणा में इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
टेरर पर डिजिटल स्ट्राइक, 14 मैसेंजर ऐप पर केंद्र ने बैन लगा दिया है। इन ऐप के जरिए आतंकी बातचीत किया करते थे। खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बेहद बड़ी खबर है। इन ऐप्स के जरिए आतंकी नेटवर्क चलाया जा रहा था। इन ऐप्स के जरिए पाकिस्तान से मैसेजेस भेजे जाते थे। केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकी गुट कर रहे थे। सरकार ने यह कार्रवाई सेना, सुरक्षा, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर की है। सरकार ने पाया इन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में नहीं है जिनसे आवश्यक जानकारी मिल सके। भारतीय कानून के मुताबिक एजेंसियों के सूत्रों ने इन ऐप्स के प्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी दिखी। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस जांच में जुट गई है और तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब देखिए किस तरह हंगामा बरपा, किस तरह सामानों में तोड़फोड़ की गई। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रबंधक है भजिंदर सिंह चौहान के द्वारा अपने स्टाफ को कम से कम 20 से 25 की संख्या में स्टाफ को बोला कि इनको मारो और मारपीट चालू कर दी और गोली इनके द्वारा 2 राउंड गोली चलाई गई है भजिंदर सिंह चौहान के द्वारा और हमारे जो सोनू बना को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। ये मक्सी थाने के अंतर्गत रोजवास टोल है। उसमें टोल कर्मी और गाड़ी के चालक है, उनसे विवाद हुआ आपस में और उसमें मारापीटी हुई, जिसमें थाने पे रिपोर्ट की जा रही है। फरियादी का मेडिकल कराया गया, एफआईआर दर्ज किया जाएगा और आगे अनुसंधान की जाएगा इसमें घटनाक्रम क्या रहा क्या नहीं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र प्रजाध्वनि जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूसीसी का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या जाति का। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस भी राज्य में यूसीसी लागू होगा वहां शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। We will provide a career support to all aspirational youth for providing financial incentives for students to pursue their coaching in IAS, in KS, in banking and in government jobs. As far as the Arogya is concerned, which we call as the affordable and accessible healthcare, we will strengthen the public healthcare infrastructure through Mission Swasthya Karnataka by establishing one Namma clinic equipped with diagnostic facilities in every ward of municipal corporation. Additionally, we will provide a free and annual master health checkup for senior citizens. बाड़मेर के समदड़ी से खबर है। यहां अस्पताल में पानी भर गया। देखिए रात को झमाझम बारिश हुई और उसके बाद अस्पताल परिसर कुछ ऐसा नजर आया। अस्पताल में पानी भरने से व्यवस्थाएं बुरी तरह से बिगड़ गईं। परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। मरीजों और परिजनों को परेशानी हुई। और चलिए कर्नाटक के बेंगलुरु से कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक दौरे पर पहुंच चुके हैं। देखिए कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। प्रदेश से एकमात्र चेहरा हैं जिन्हें कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचार की जिम्मेदारी दी है। अन्य चेहरे का न शामिल होना हालांकि सियासी हलकों में काफी चर्चाओं का विषय रहा, लेकिन सीएम गहलोत के राजनीतिक कौशल को कांग्रेस अच्छे से जानती है और उसका जगह जगह पर इस्तेमाल भी किया जाता है। और खासकर जो प्रवासी वहां पर हैं राजस्थानी, उनके बीच में सीएम गहलोत का खासा क्रेज है। आप देख सकते हैं स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री गहलोत का। और सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा
सीएम गहलोत का कर्नाटक में? जी, आज अशोक गहलोत पहुंचे हैं कर्नाटक और बेंगलुरु में उनको जो पहली सभा एड्रेस करनी थी उसमें वो थोड़ा देरी से पहुंचे, लिहाजा अब वो होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे और यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद में उनका कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम है जहां पर वो पत्रकारों से रूबरू होंगे और इससे कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव जीत सकती है, क्या फॉर्मूला है, क्या रणनीति है, इस पर जो पत्रकारों के सवाल है उनका वो जवाब देंगे। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये लगता है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है और मुकाबले में है और जो जन धारणा है इनको लगता है कि अगर मेहनत की जाए तो शायद यहाँ पर सरकार भी बन सकती है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उसमें इजाफा करने के लिए अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ में पीसीसी चीफ डोटासरा भी हैं। प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनमें भी खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। सीएम अशोक गहलोत का उन्होंने स्वागत किया यहाँ पर और यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जाएंगे जहाँ पर वो अपने मन की बात ही कहेंगे, साथ ही किस तरह से कांग्रेस के प्रति लोगों का यहाँ पर रुझान है, किस तरह का उनको फीडबैक मिला है और किस तरह से चुनाव प्रचार में और ज्यादा आक्रामकता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी, उस पर वो अपनी बात कहेंगे। साथ ही राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने नई योजनाएं चलाई हैं, गरीबों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में उसको लेकर करेंगे। बाबूलाल, आपकी आवाज कट रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बाबूलाल? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुछ योजनाएं हैं जो काफी अपीलिंग है और उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कांग्रेस करना चाहेगी। खासकर देखिए आप ओपीएस, जिसने कांग्रेस के लिए पहाड़ों पर हवा बनाने का काम किया था, ओपीएस से कांग्रेस को उम्मीदें हैं। यहां पर आप उसके बारे में सुनेंगे। राइट टू हेल्थ जैसी जो चीजें हैं या महंगाई राहत कैंप है खुलकर वो भी बताएंगे और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। कोशिश होगी तो लाइव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और सहयोगी बाबूलाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी बाबूलाल, जी देखिए, सीएम गहलोत पहुंच गए हैं कर्नाटक की धरती पर जहां पर प्रवासी राजस्थानियों ने उनका इस्तकबाल किया है। खासा जोश था यहाँ के कार्यकर्ताओं में और अब जब वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जाएंगे और जब पत्रकारों से रूबरू होंगे तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने क्या क्या काम किया है इसकी वो बानगी पेश करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो वादा कर रही कि जिस तरह से राजस्थान में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार ने जिस तरह की घोषणाएं करी हैं, धरातल पर उनको लागू किया है, वैसे ही सरकार यहाँ पर। चलिए, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। इधर मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव का 15वां दिन है। आज महापड़ाव स्थल पर आज मई दिवस मनाया जा रहा है। राज्य भर के राजस्व विभाग के कर्मचारी पहुंच रहे हैं। पोस्टकार्ड अभियान की आज कर्मचारी शुरुआत करने वाले हैं और सहयोगी लवली मेरे साथ जुड़ रहे हैं तस्वीरों के साथ। लवली, क्या कुछ देख रहे हैं आप? आज देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त ये मजमा जो है वो आपको नजर आ रहा है मंत्रालय कर्मचारियों का और यहाँ पर जो तमाम मंत्रालय कर्मचारी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और अपनी हुकार सरकार को, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जो कर रहे हैं। कई बाबू तो ऐसे जो अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, कई महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। मैडम, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, बच्चे को लेके आप यहाँ आए, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार हमारी मांगे सुनिए प्लीज। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 2013 से यहाँ पंचायत राज में कार्यरत हूँ। आज यहाँ धरना हुआ है। मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ और अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आई हूँ। सिर्फ हमारी मांगे जो है, जो जायज मांगे हैं हमारी, उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम कर्मचारी भी कितना परेशान है, कितनी तकलीफों से गुजर के यहाँ आए हैं। आप देख रहे होंगे, आंधी आती है, बरसात आती है, इतना टेम्परेचर होता है। मेरा बच्चा सिर्फ 1 साल का है और 3 दिन से लगातार मैं यहाँ पे हूँ। ना कुछ खाने का पता, ना कुछ पीने का। बच्चा भी रोता है, उसको तकलीफ भी काफी होती है। और मेरी जो नौकरी है, जो मुझे पोस्टिंग है, मेरी गंगानगर है
और मेरा जो घर है बीकानेर है, और आज मेरे को 13 से 10 साल हो गए, 2013 से लगी हुई 10 साल हो गई, मैं तभी से अब तक ट्रैवल करी जा रही हूँ। और जहाँ तक ग्रेड पे चलिए, शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।